हो गया सभी का? सॉल्व कर लिए सब लोग? ठीक है, ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, चाहे आप इस मेन क्लासरूम में बैठे हो चाहे इस कोचिंग सेंटर में किसी भी हाल में बैठे हो, एक बार सुनिएगा। अपना पेपर सभी लोग उठा लीजिए। लाओ भी पेपर एक बार देखिए। इस पेपर में आपको ना स्पेस दिया होगा काफी ज्यादा। देखिए इधर किनारे पे स्पेस है, ऊपर स्पेस है। आप एक काम करिए, जो क्वेश्चन आप अलग से एक कॉपी पे नोट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 पॉइंट करके, ऐसा नहीं करिए आप लोग। देखिए इसमें खाली जगह इसीलिए छोड़ रखा है ना कि आप लोग इसमें नोट करें। ठीक है, और ये जानते हैं काम क्या करेगा इसमें? देखिए ओवरऑल क्वेश्चन बैंक आपका डाला गया है, ओवरऑल करंट अफेयर्स डाला गया है। दूसरी बात, संस्थान के नोट्स इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करे गए हैं। समझ रहे हैं ना? यानी 3 चीजें आपकी इंक्लूड है इस सिंगल पेपर में। अगर आप सिंगल सीट ऑफ पेपर को अगर इकट्ठा करके भी रखेंगे पिन करके, तो आपके एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर होते होंगे तो एग्जाम टाइम में ये 80% तक का दावा कर सकता है आप ये पेपर, क्योंकि ये आजमाया हुआ तरीका है। सेम यही काम कराया गया था, मैंने खुद कराया था इसको बीपीएससी की परीक्षा को लेकर। 17वीं बीपीएससी में सेम इसी आधार पे होमवर्क सीरीज चलाई गई थी। बस था कि पेपर का लेवल जो था थोड़ा टफ था। अभी तो फिलहाल आप नॉर्मली लेवल पे कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। जो आप 1 2 पॉइंट देख पा रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट इंक्लूड है एक्स्ट्रा, इस तरह के लगभग 10 पॉइंट इंक्लूड हुआ करते थे। 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे, जो पढ़ा होगा उस क्लास में वो समझ रहा होगा। तो अभी पेपर का हार्डनेस लेवल नहीं बढ़ाएंगे, अभी दिक्कत में है आप लोग। ठीक है ना, कुछ टाइम पढ़ते पढ़ते इसके हार्डनेस लेवल को हम बढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल इतना आप लोग के लिए इनफ है, और दरोगा के लिए तो इनफ ही है। ठीक है, और समझिएगा, सुनिएगा, सुनिए। इस पेपर को आप लोग को बचा के रखना है। एनालिसिस जितना हम यहाँ पे कराएंगे, अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं जो आपको नहीं पता हो, उसको इस पेपर पे मेंशन करेंगे। जितना आप लिख पाए उतना लिखिएगा, छूट जाए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बोर्ड आपको हम छोड़ देंगे कि नहीं नोट करिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। समझ रहे हैं ना? क्लास थोड़ी स्पीड होती है, स्पीड बहुत तेज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी नॉर्मली स्पीड से आपको गुजरना होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि समय का इतना ज्यादा शॉर्टेज होता है ना कि दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग को इस व्यवस्था को सुधारना है, टाइम से थोड़ा और पहले आइए। जो आप लोग 3 बजे तक क्लासरूम में आना जाना करते हैं ना, ये काम अगर बंद करके 3 बजे तक आप लोग के हाथ में अगर ये सीट दे दिया जाएगा, तो 3:30 या 3:20 तक हम इसका एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो 1 घंटा 40 मिनट में आप बढ़िया एनालिसिस कर पाएंगे। समझ रहे हैं इसको? तो ये कोशिश करिए आप लोग, सभी लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? टाइम आने का सुधार लीजिए, यहाँ क्लासरूम में बैठने का टाइम सुधार लीजिए। और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जैसे है ना कि आप पढ़ाई करते हैं रूम पे, एक सीक्वेंस आप नहीं बना पाते हैं लंबे समय तक, क्योंकि हम प्लान बनाते हैं 1 हफ्ते के अंदर फेल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये होमवर्क सीरीज सेम वही प्लान है। जिस चीज को आप अपने घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको यहाँ पे कराया जा रहा है। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है ना? और अभी करंट को लेके कुछ इशूज चल रहे हैं आप लोग के, समझिएगा। करंट अफेयर जो है आपका, करंट अफेयर, ठीक है ना, इसकी बुक नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, समझिए। नहीं किताब मिल रही है, कोई बात नहीं, जिसको मिल गई है अपना ले लीजिएगा, पता करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, जब अवेलेबल हो तब ले लीजिएगा, अभी परेशान नहीं होना है करंट अफेयर को लेके। हम यहां से कराएंगे ना अच्छे से। ठीक है ना? करंट नहीं आ रहा है वो हिस्सा छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए ना। फिर कम से कम जो आ रहा है उसे तो कर सकते हैं आप। करंट के बहुत हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के बाद वाला पार्ट आप करिए, बाकी हम आएंगे तो यहां से पढ़ाना है ये मुझे 1.5 घंटा ना, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? आपका इसी में करंट अफेयर हम करा देंगे। जिस दिन आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, वो बुक ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है? हाँ, ये काम ऐसा भी नहीं कि नहीं लेना है, सर के भरोसे बैठ जाए। किताब ले लीजिएगा, किताब में थोड़ा बढ़िया से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कितना बताएंगे आप लोग को, जो भी बताएंगे फैक्चुअल पॉइंट ही बता पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करा पाएंगे, यही हो सकता है ना। ठीक है? और ऑनलाइन वाले क्या परेशान हो भाई, गांव में नहीं मिल रहा है सर, क्या ये बात है? क्लास करिए ना, वीडियो देखिए बढ़िया से, पेपर सॉल्व करिए। ठीक है? और कोई समस्या है तो लिखिए, समाधान करें आप लोग। अरे ऑफलाइन वाले तो चुप रहो अब। अच्छा ठीक है, सुनिएगा, सुनिए सुनिए। देखिए मेनली समस्या क्या है आप लोग की, आर्ट और साइंस वाली। तो आर्ट और साइंस ऐसे अल्टरनेट लगाए गए हैं, एक दिन आर्ट एक दिन साइंस सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो आपका मूल जड़ है एक तरह से करंट अफेयर और ये एमसीक्यू सेक्शन जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ये हम पर डे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये पर डे इंक्लूडेड है। बाकी आपके सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बदलता रहेगा, क्वेश्चन का नंबर बदलता रहेगा, सारा कुछ होता रहेगा। किताब के लिए परेशान नहीं होना, हम पढ़ाएंगे भैया यहां से। ठीक है ना? लीजिए। और क्वेश्चन में देखिए जगह दिया है ना, जगह
ठीक है, जो भी बात आप लिख पाए मेंशन करिएगा। स्पीड ज्यादा हो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा की उम्मीद भी मत करिएगा मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ाते ही तेज हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास में किसी तरह की वायलेंस नहीं, चाहे आप किसी भी हॉल में बैठे हैं, ठीक है ना। वायलेंस करना हो क्लास में आया ही नहीं करिए आप लोग, ठीक है ना। आराम से पढ़ेंगे ढंग से तो आपको बेहतर सिखा पाएंगे यहां से, ठीक है। 150 क्वेश्चन होमवर्क सीरीज में से 107 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के ऊपर फंसा था, और डायरेक्टली इस पेपर से, और 47 दिन पढ़ाया था मैंने, केवल 47 दिन। 2 सीट मिली थी, 47 दुना की कितना, 45 90 और ये, ठीक है ना। केवल 47 दिन की 2 सीट से क्वेश्चन फंसा था, समझ रहे हैं इसको आप लोग। यानी 100 पन्ना भी मैंने नहीं दिया था कि उससे 100 के ऊपर क्वेश्चन फंस गया था, समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बस आराम से चीजों को पढ़ते रहिएगा। उसी की तर्ज पे ये कराया गया। होमवर्क सीरीज में सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, बिना सिलेबस कंप्लीट कराए क्लास नहीं क्लोज होगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आप लोग के ना, कुछ सवाल ऑफिस से भी आप लोग के क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न दिया है पहला प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए। किन 2 योजनाओं ने, भैया ध्यान रखिएगा, 2 योजनाओं का नाम हम लिख दे रहे हैं। एक तो जल जीवन मिशन ने, एक तो जल जीवन मिशन योजना ने पूरा किया, और दूसरा, एक तो जल जीवन मिशन योजना, दूसरा जनधन योजना। ये 2 योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना हाल ही में 10 वर्ष पूरा किया। और आगे बढ़िएगा, देखिए इसमें और भी योजनाएं 2014 के अंदर इंप्लीमेंट करी गई। इसमें एक योजना का नाम और लिख लीजिएगा, इस योजना का नाम हो जाएगा इंद्रधनुष योजना। इस योजना ने भी अपने 10 साल पूरे किए। दरअसल बात यह है कि इन सभी योजनाओं को सन 2014 के अंदर इंप्लीमेंट करा गया था। ये योजना भी सन 2014 में आती है, और इसका सेकेंड संस्करण 2019 में शुरू करा गया। ये योजना भी आती है आपका सन 2014 के अंदर आती है, ठीक है। और एक योजना इंप्लीमेंट करी गई थी सन 2014 के अंदर, योजना का नाम हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन वाली योजना भी आई थी सन 2014 के अंदर, ठीक है। ये जो 3-4 योजनाएं दिख रही है अभी हाल ही में, इन सभी योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे जुड़ा इसमें स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब करी गई थी, कोई बताएगा मुझे। इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी, सन 2015 के अंदर। ध्यान रखना 2015 में योजना शुरू होती है। और यहां से एक प्रश्न और बनेगा, भारत का फर्स्ट नंबर का स्मार्ट सिटी कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर। कौन सा शहर होगा, भुवनेश्वर शहर किस राज्य में पड़ता है, तो कहां बताओगे, उड़ीसा के अंदर। और भारत की 100वीं नंबर की स्मार्ट सिटी, 100वीं स्मार्ट सिटी या 100वां शहर स्मार्ट सिटी में कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, कौन होगा, शिलांग हो जाएगा, शिलांग। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब करेगी, कर लीजिएगा 23 सितंबर को। और किस वर्ष करा गया था, सन 2018 में किया गया था, ठीक है। इतनी बातों को मेंशन करिएगा तेजी से। थोड़ा मेहनत करना होगा जी क्लास में, समझ रहे हैं ना, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। चीजें ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं, ठीक है ना। कम से कम 75 क्वेश्चन को 500 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके इस क्लास से नहीं गए तो फिर क्लास आना बेकार है, समझ रहे हैं ना इसको, ठीक है। इसको, हाँ भाई, हो गया, इतना कर लिया आप लोग। करंट तो बढ़िया से ही पढ़िए, आगे चल के खुद ही हम स्पीड बढ़ा देंगे तेजी से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इतनी बातों को, ठीक है। एक योजना और नोट कर लीजिएगा, मेक इन इंडिया। एक योजना लिखिएगा, मेक इन इंडिया। इस योजना का भी इंप्लीमेंट करा गया था सन 2014 के अंदर करा गया था। सरकार की लगभग 7 से 8 ऐसी योजनाएं जिन्होंने इस साल सन 2024 के अंदर अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बढ़ जाए, हटा सकते हैं जी। अभी इसको हटाने से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, बताइए जरा ऐसे हैंड्सअप करके, नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहां किया गया और इसका उद्घाटन भैया कहां किया गया, तो ध्यान रखना कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया। न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया, लिख लीजिएगा, न्यू दिल्ली। इसका आयोजन करा गया न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके आयोजनकर्ता कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा
नरेंद्र मोदी जी इसके क्या हो जाएंगे, तो आयोजनकर्ता हो जाएंगे। अगला दिया है मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था, कर लीजिएगा सन 2015 के अंदर इसको इंप्लीमेंट करा गया था मिशन प्रगति को, ठीक है। और इसी मिशन प्रगति की तर्ज पे प्रगति यात्रा चलाई जा रही है बिहार के अंदर ही, तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसी मिशन प्रगति के तर्ज पर एक यात्रा चलाई जा रही है बिहार के अंदर, जिसको हम प्रगति यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखिएगा आगे अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, तो ध्यान रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। कौन सी समिति थी, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति की सिफारिश पर आरक्षण के भीतर आरक्षण को अप्लाई किया गया। आरक्षण के भीतर आरक्षण को डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा क्या करा गया, तो कर लीजिएगा अप्लाई किया गया। डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा अप्लाई किया गया। दरअसल बात यह है, समझिएगा, जैसे हमने कहा एक जाति हमने लिया ओबीसी, ठीक है ना, या फिर हमने लिया एससी, हमने तो ऑलरेडी इनको रिजर्वेशन दे दिया, इसको 27% दे दिया, इसको हमने 17%, 17.5% दे दिया। अब इनमें से भी हम लोगों को ढूंढेंगे कि कौन और आर्थिक रूप से कमजोर है। जैसे एनसीएल होता है ना, एनसीएल, अरे आप लोग क्या बीसी होता है, उसमें एनसीएल होता है, यानी नॉन क्रिमिलेयर और क्रिमिलेयर, यानी एक जाति को मैंने और दो हिस्से में बांट दिया, यानी आरक्षण के बाद भी आरक्षण देने को हम क्या कहते हैं, आरक्षण के भीतर आरक्षण कहते हैं। इसको सिफारिश समिति को अप्लाई करने वाले व्यक्ति कौन थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, ध्यान रखना। और ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई के बारे में अगर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, संजय खन्ना की संजीव खन्ना, संजय खन्ना हो जाएंगे, संजय खन्ना, संजीव खन्ना ना, संजीव खन्ना, ध्यान रखिएगा संजीव खन्ना। और अगला दिया है सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा हीरालाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के क्या हो जाएंगे, पहले सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या रिसेंटली पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, जिसको हम 33+1 कह सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखो एक पोर्टल लॉन्च करा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पोर्टल लॉन्च करा गया था, पोर्टल। इस पोर्टल का नाम हो जाएगा सद्भावना पोर्टल। कौन सा, सद्भावना पोर्टल की शुरुआत, सद्भावना पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तो कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई। सद्भावना पोर्टल की शुरुआत कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई। इतनी बातों को ध्यान रखना। यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा ये कौन सी हो जाएगी, वंदे भारत रेल हो जाएगी। ध्यान रखना भैया, वंदे भारत रेल। और वंदे भारत की बात करेगा, वंदे भारत रेल, अगर वंदे भारत के बारे में पूछेगा, इसका निर्माण कब करा गया था, निर्माण, तो ध्यान रखना इसका निर्माण करा गया था सन 2018 के अंदर। जब इसका निर्माण किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया था, देखो भैया, टी का मतलब क्या होता है, ट्रेन, और इसी के साथ क्या जुड़ा था, 18, T18 इसका नाम दिया गया था। और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करा गया, नाम परिवर्तित किया गया सन 2019 के अंदर परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो कर लीजिएगा वंदे भारत रख दिया गया। और वंदे भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, ध्यान रखना, इसकी जो फर्स्ट रेल थी वंदे भारत की, इसको कब चलाया गया था, सन 2020 के अंदर चलाया गया था। कहां से चली थी, तो कर लीजिएगा ये वाराणसी से चलाई गई थी, वाराणसी से। और वाराणसी से कहां तक गई थी, कर लीजिएगा दिल्ली तक गई थी। इस बात को ध्यान रखना। अभी वंदे भारत के लिए बजट पास किया गया और कहा गया कि भारत में, कहा गया भारत में कुल वंदे भारत की कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, ध्यान रखिएगा। वंदे भारत की कुल ट्रेन के बारे में पूछेगा, कुल कितनी ट्रेन चलाई जाएगी, तो कर लीजिएगा 400 ट्रेनें चलाने का टारगेट रखा गया अभी हाल ही में। ध्यान रखना, भारत की पहली किसान रेल ये कब चलाई गई थी, ये सन 2020 के अंदर चलाई गई थी, 2020 के अंदर। और कहां से कहां तक चली थी, देवलाली से दानापुर तक। कहां तक, देवलाली से लेकर कहां तक चली थी, कर लीजिएगा दानापुर तक चलाई गई थी, देवलाली से लेकर दानापुर। देवलाली पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर और दानापुर कहां पड़ेगा, बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। पहली तेजस रेल कहां से कहां तक चली थी, कर लीजिएगा वाराणसी से लेकर चलाई गई थी, वाराणसी से कहां तक गई थी, कर लीजिएगा अहमदाबाद तक इसको चलाया गया था, वाराणसी से लेकर अहमदाबाद। और भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा वासुकी हो जाएगा। इसका नाम पूछ रखा है, वासुकी ट्रेन हो जाएगा। और इसको किस राज्य में चलाया गया, तो कर लीजिएगा हरियाणा के अंदर चलाया गया इसको। इतनी बातों को मेंशन करिएगा तो आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखते हैं बड़ा भाई, कुछ दिन की दिक्कत होगी ना, 1-2 दिन समझते हैं ना। देखिए भाषा का भी फर्क होगा, ठीक है ना,
लैंग्वेज की फर्क तो नहीं हो रही है ना मुझसे? चलिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहा हो? कोई ऐसा बैठा है यहां पे? कौन है जी? अच्छा, ये हो गया इतना? इतना हो गया? इतनी बातों को नोट करिएगा और सुनिएगा। देखिए, आपस में बात नहीं करेंगे तो यहां से सुन पाएंगे, सुनेंगे तो लिख पाएंगे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है आपको कि एक बार बोर्ड पे देखें दूसरी बार लिखें, समझ रहे हैं ना? इसको सुना करिए और तेजी से नोट किया करिए, कुछ छूट रहा है तो बोर्ड से देख के एक बार लिख लिया करिए आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? कौन सा नंबर है कर लीजिएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा दूसरा। और इकोनॉमी में भारत का स्थान पूछा है, कौन सा हो जाएगा? पांचवा, फिफ्थ नंबर हो जाएगा। और दूर संचार में स्थान पूछेगा तो भी कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है? इतनी बातों को नोट करिएगा भैया। अगर प्रश्न करेगा यहीं से, अगर यहीं से क्वेश्चन करेगा आपसे प्रसन्नता सूचकांक, अगर यहीं से प्रश्न पूछेगा आपसे प्रसन्नता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या हो जाएगा? भारत का स्थान कौन सा होगा जी? 100 कितना हो जाएगा? 26वां। अगर कल को पूछ दिया पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना, तो कर लीजिएगा 85वां हो जाएगा। अगर प्रश्न कर दिया कि मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा 134वां हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव विकास में भारत का स्थान पूछा 134वां, पासपोर्ट में पूछा तो 85वां, प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 126वां हो जाएगा, ठीक है? अगर प्रश्न कर दिया आपसे भूखमरी सूचकांक, भूख सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, तो कर लीजिएगा 105वां स्थान होगा। इतनी बातों को मेंशन करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इतनी बातों को मेंशन करिए कॉपी पे। हो गया? देखिए, एनालिसिस थोड़ा आप लोग को झेलना पड़ेगा यहां पे, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? क्योंकि बोल के डिस्कशन कराना और लिख के कराने में थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को आपको समझना होगा। परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना? एक दो दिन पढ़ने में दिक्कत होगी, जब पढ़ने लगेंगे तो आराम से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, और मेहनती होंगे तो कर लेंगे, नहीं मेहनती होंगे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या ही करा जा सकता है। देखो अगला दिया है, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 2024 और 25 के तहत कितने खाते खोलने का टारगेट रखा गया? तो भैया ध्यान रखना, कितने करोड़? 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के लगभग खाते खोलने का टारगेट रखा गया। ध्यान रखिएगा, कहा गया लगभग 3 करोड़ खाते खोले जाएंगे केंद्रीय वित्त वर्ष 2024 और 25 के तहत। ध्यान रखिएगा, कितने खाते खोलने का टारगेट रखा गया? कर लीजिएगा लगभग 3 करोड़। और विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, देखो इसी योजना से इंप्लीमेंट करके पूछा है, ये खाते किस योजना के तहत खोले जाएंगे योजना? तो भैया ध्यान रखना, कौन सी योजना जी? जनधन योजना के तहत। किसके तहत? जनधन योजना के तहत खाता खोला जाएगा, जनधन योजना। और इस जनधन योजना को इंप्लीमेंट करा गया था कब? सन 2014 के अंदर शुरू करा गया था। ध्यान रखना, जनधन योजना सन 2014। और प्रश्न करा वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी हो जाएगी? तो जनधन योजना हो जाएगी। सरकार ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, योजना कौन सी है? जनधन योजना, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, हटा दें इसको। अगला प्रश्न दिया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत करी गई? बाल विवाह रोकने के लिए कौन सी पहल थी? बताओ भाई, नोट करिएगा। बाल विवाह मुक्त गांव पहल, ठीक है? एक पहल शुरू करी गई थी जिसका नाम था बाल विवाह मुक्त गांव। बाल विवाह मुक्त गांव पहल की शुरुआत करी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है? और ये बाल विवाह को रोकने के लिए करा गया। भैया इसमें एक प्रश्न और अटैच किया गया, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? कर लीजिएगा, कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर ना, नोट कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। और पूछेगा किस देश में प्रचलित है, कंट्री का नाम पूछेगा, देश का नाम पूछेगा, तो क्या बताओगे आप? बांग्लादेश के अंदर। कहां पर प्रचलित है? कर लीजिएगा, बांग्लादेश के अंदर। और भैया सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आपसे क्वेश्चन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट को इंप्लीमेंट किस आर्टिकल के तहत करा गया? आर्टिकल 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? 33+1 हो जाएगा। ध्यान रखना। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पे अवस्थित है? कर लीजिएगा, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर यह अवस्थित हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, नोट कर लिए इसको।
अगला प्रश्न दिया है आपका प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सन 2000 कब को? 25 को घोषित किया गया सहकारिता वर्ष के रूप में। ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब करा गया था? कर लीजिएगा सन 2000 कब? 21 के अंदर। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री पूछेगा तो कर लीजिएगा कौन हो जाएंगे? अमित शाह जी हो जाएंगे, अमित शाह। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मंत्रालय से बदलाव पूछेगा आपसे, मंत्रालय समझो भैया, मंत्रालय मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कई सारे मंत्रालय में बदलाव किया गया। जैसे सन 2014 के अंदर एक नया मंत्रालय जुड़ा था, नया मंत्रालय सन 2014 में एक नया मंत्रालय जोड़ा गया। इस मंत्रालय का नाम था आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय। एक नया मंत्रालय जोड़ा गया था सन 2014 के अंदर। और भैया ध्यान रखना, इसी के बाद सन 2020 के अंदर, सन 2020 में एक मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय। सुना था क्या आप लोगों ने? एक मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय। इसका नाम कन्वर्ट करके क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। और सन 2021 के अंदर एक और मंत्रालय बनाया गया, नाम क्या रखा गया? सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी परेशान है, लिखने का टाइम दीजिए। अरे मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, टाइम होता तो हम दे नहीं देते, यहां से थोड़ा आराम भी कर लेते हम भी। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ जाए, इसमें आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला देखिए दिया है आपका केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना का डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? भैया एक बात समझिएगा, देखो जनगणना अभी हाल ही में कब हुई है? सन 2011। और 10 साल पे होनी चाहिए, क्योंकि रिपन जब कंसेप्ट लाया था जनगणना का तो कहा कि प्रति 10 वर्ष पे क्या होनी चाहिए? जनगणना। यानी 11 के बाद कब होना चाहिए था? 2021 के अंदर। अब 21 में ना होगी, कब होगा? 2025 के अंदर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा जनगणना का रिकॉर्ड दर्ज करने का समय कब रखा गया? कर लीजिएगा सन 2025 का रखा गया कि 2025 में हम कराएंगे जनगणना। और इसकी रिपोर्ट हम कब देंगे? सन 2026 के अंदर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस जनगणना के वर्तमान आयुक्त की अगर बात करेगा तो भैया ध्यान रखिएगा, इस जनगणना के आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो मृत्युंजय नारायण हो जाएंगे। कौन होंगे? मृत्युंजय नारायण इस जनगणना के क्या हो जाएंगे? कर लीजिएगा आयुक्त हो जाएंगे या फिर कमिश्नर हो जाएंगे, ठीक है भैया। एक बात ध्यान रखना, 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन बनाए गए थे? कमिश्नर कौन बनाए गए थे? यहां पर हो जाएंगे कौन से? सी चंद्रमौली साहब हो जाएंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें नोट करिएगा। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे इतना। केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम जनगणना का टारगेट कब? 2025। कब तक आंकड़ा देगा? 2026। और इसके आयुक्त कौन होंगे? तो मृत्युंजय नारायण। अब प्रतिवर्ष जनगणना जब अगली वाली होगी तो कब होगी? सन 2035 के अंदर। फिर अगली होगी तो 2000 कब? 45 के अंदर होगी। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सन में हेरफेर होगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सन 2000 कब तक? 28 तक रखा गया है। कब तक रखा गया? सन 2028 तक। इससे पहले क्या था भैया? पहले क्या था? ध्यान रखिएगा, पहले कहा गया था कि 2026 तक हम क्या करेंगे? संसद की जो सीट है ना, संसद की सीटों में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 2026 से टल के अब कितना हो गया? 2028 हो गया। संविधान में संसद की सीटों में परिवर्तन ये आगे चल के कब किया जाएगा? तो सन 2028 में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान परिसीमन किस जनगणना पे आधारित है? जब जो अभी सदस्य संख्या आप 552 देख पा रहे हैं, ये किस जनगणना पे आधारित है? तो कर लीजिएगा जनगणना सन 1971 पर आधारित है। जनगणना सन 1971 पर आधारित है। ये वर्तमान का परिसीमन ध्यान रखिएगा भैया। देखिए कितना पीछे चल रहा है, तभी तो संसद में सीटों की संख्या 552 है, ठीक है। अब आगे चल के बढ़ेगी तो संख्या 1200 से क्या होगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जनगणना का आधार वर्ष क्या होगा? 2025 की जनगणना। कौन सी जनगणना होगी? 2025 की जनगणना होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा। परिसीमन समझ रहे हैं ना आप लोग? परिसीमन, ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन संसद समझ रहे हैं आप लोग? संसद में अभी आप लोग सीट कितनी पढ़ते हो? 552। जैसे आप ये सीट पढ़ रहे हो, इस सीट को अगर हमें इंक्रीज करना हो तो हम किसका गठन करते हैं? परिसीमन। और इसकी बात संविधान के किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल 82 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया। एनसीआर समझिएगा, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल
नेशनल, एक सेकंड, एक काम करिएगा ना, जहां जहां एनसीआर लिखा है सबको एनपीआर करिएगा। जहां जहां एनसीआर लिख दिया है ना सबको एनपीआर बनाइए अपने पेपर पे, ठीक है। एनपीआर, एनसीआर को एनपीआर करिएगा। नेशनल, पी से हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और आर से क्या हो जाएगा तो कर लीजिएगा रजिस्टर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको अपडेट किया गया और एनसीआर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर लीजिएगा कौन सा हो जाएगा भैया। एनपीआर अप्लाई किसने करा था? असम ने किया था। एनपीआर को किस वर्ष अप्लाई किया था? असम ने सन 2019 के अंदर किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो अलग चीज है ना, इसको नोट करिएगा। हो गया, एनपीआर में अभी हाल ही में संशोधन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? ये तो बता सकते हो भैया ना, संकेतक क्या होगा? जी। और नियतांक किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने ये नियतांक दिया था। ध्यान रखिएगा, इसका संकेतक क्या होगा? जी। और इसका मान क्या हो जाएगा? मान अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। ये तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, बना लीजिएगा भैया, इतना तो समझ पा ही रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग के जानो सुने और पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो जी होता है बड़ा वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानते हैं। स्थिरांक ये ऐसा जी होता है जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक छोटा जी देखा होगा आप लोगों ने, एक बड़ा जी, ठीक है। बड़ा जी जो होता है ये क्या होता है? सार्वत्रिक। क्या होता है? सार्वत्रिक, यानी पृथ्वी के किसी भी कोने और छोर पर इसका नाम मान परिवर्तित नहीं होगा। बाकी जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस छोटे वाले जी का मान कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब करी गई थी? कोई बताएगा कब करा गया था? सन 2016 के अंदर किया गया था। पीएम फसल बीमा में जो बीमा होता था, बीमा ये किसके लिए होता था? एक तो रबी के लिए होता था। किसके लिए? रबी के लिए। और किसके लिए? खरीफ के लिए। और किसके लिए था? बागवानी के लिए। किस फसल के लिए? बागवानी। रबी की फसल के लिए कितना बीमा था? 1.5%। खरीफ की फसल के लिए कितना बीमा था? 2%। और इसके लिए बीमा कितना था? कर लीजिएगा, इसके लिए 2.5% का बीमा जो है अप्लाई करा गया था, ठीक है। 2.5% का बीमा जो था अप्लाई किया गया। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बीमा की बात करेगा, रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी की फसल के लिए 2.5%। और कभी कभी ना 2.5 से बढ़ा के इसको 5% तक भी किया गया है। ध्यान रखना, कभी कभी 2.5 से 5 भी दे देता है, ठीक है, कर लीजिएगा। देखो भैया, फसल से एक और योजना है, ठीक है ना, किसानों से एक और योजना इंप्लीमेंट करी गई थी इसी की तर्ज पे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इस योजना को शुरू करा गया था सन 2015 के अंदर। ध्यान रखना। और कहां से करा गया था? सूरतगढ़ से। कहां से शुरू करा गया? सूरतगढ़ कहां पड़ता है जी? राजस्थान के अंदर, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि स्लो करिए। अच्छा, और आप लोग में से कोई बोल रहा है जी क्लास को स्लो कर दीजिए? नहीं नहीं, इस तरह की जरूरत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, अगला दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, कि संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकार की संख्या कितनी? तो भैया संविधान को जब अप्लाई किया गया था फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। अभी घटकर कितने हो गए हैं? तो कर लीजिएगा, कितने हो गए हैं? 6। ध्यान रखना, पहला अधिकार जो था कौन सा था? समता का अधिकार। कौन सा? समता या फिर समानता, समता या फिर समानता। दूसरा अधिकार कौन सा था? स्वतंत्रता। कौन सा? स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। और 5वें नंबर का अधिकार कौन सा? तो कर लीजिएगा, कौन सा? धार्मिक शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। कौन सा? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। और 6ठे नंबर का जो अधिकार हो जाएगा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक अधिकार जो 6ठे नंबर का हुआ करता था, नाम था उसका संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको संविधान से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में था? 31 के क में। अब हटा के कहां पे? 300 के
क में कर दिया गया। ध्यान रखना ये पहले कहां पे किस भाग में था, भाग नंबर 3 में था। 3 से उठाकर कहां कर दिया, भाग नंबर 12 में कर दिया। कहां पे कर दिया, 12 के अंदर किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा समता का अधिकार का विस्तार कहां से 14 से लेकर कहां तक, 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से कहां तक, 22। शोषण का अधिकार 22 और 23 से लेकर कहां, 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर कहां, 28। और धार्मिक शिक्षा संस्कृति पूछेगा 29 और क्या हो जाएगा, 30। और इसका संबंध कहां से होगा, आर्टिकल 32 से हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जिसको बाहर कर दिया गया, तो कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संशोधन कौन सा किया गया था, 44वां 1900 कब, 78। ठीक है, इसमें कौन सी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन। भैया ध्यान रखना ये दोनों पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया गया। और भैया याद रखना जो केसरी पत्रिका थी इसकी भाषा क्या थी, भाषा। केसरी पत्रिका की भाषा कौन सी थी, मराठी। और मराठा पत्रिका की भाषा क्या थी, अंग्रेजी। देखो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मराठा पत्रिका की भाषा कौन सी, अंग्रेजी। और केसरी की भाषा कौन सी, मराठी। बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन करा। ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक कहा। और कहने वाले कौन थे, ध्यान रखिएगा वैलेंटाइन कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था कि आप भारतीय शांति के जनक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी एक रचना भी है, इनकी एक किताब भी है। किताब का नाम क्या हो जाएगा, गीता रहस्य। कौन सी रचना है, गीता रहस्य हो जाएगी। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है आपका अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो भैया ध्यान रखना रिपोर्ट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट को क्या करेगा, जारी करेगा, वित्त मंत्रालय। अब वित्त से ध्यान रखिएगा, अगर वित्त से आपसे अगर पूछ दिया, वित्त आयोग के बारे में पूछ दिया आपसे, वित्तीय आयोग। भैया वित्तीय आयोग की अगर हम बात करेंगे वित्तीय आयोग की, तो ध्यान रखना सुनिएगा, वित्त मंत्रालय से अगर आपसे वित्तीय आयोग के बारे में पूछ दिया तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा, 280। अगर यहीं से आपसे पूछ दिया वित्तीय आपात, क्या पूछ दिया आपसे, वित्तीय आपात पूछ दिया, तो कौन सा आर्टिकल काम करेगा, कर लीजिएगा आर्टिकल 360 काम करेगा। और यहीं से आपसे अगर वित्त विधेयक पूछ दिया, वित्त विधेयक, तो भैया वित्त विधेयक के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 117 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल जिनका संबंध किससे हो जाएगा, वित्त से हो जाएगा। संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल जिनका संबंध किससे हो जाएगा, वित्त से हो जाएगा, वित्त से ध्यान रखना। और वित्तीय मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को जारी किया जाता है, ध्यान रखना। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसको कब जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है, तो ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा बजट के एक दिन पूर्व, बजट के एक दिन पूर्व हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इस बार का बजट पेश किया गया था 23 जुलाई को, और वित्तीय सर्वे कब आया था, 22 जुलाई को आया था। ठीक है, ध्यान रखिए। हो गया, अरे थोड़ा मेहनत करना होगा, ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे हैं क्या, स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी होगी जी। कब तक, कंपटीशन इज द रेस, समझ रहे हैं ना। देखिए हम हर क्लास में बोलते हैं कंपटीशन इज द रेस, नहीं भागेंगे छूट जाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ तेज भागना होगा। इसमें आप लोग से पहले ही कहा गया था ना कि इसमें पढ़ा हुआ विद्यार्थी आएगा ताकि पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, आप एकदम फंडामेंटल राइट नहीं जानते, इस क्लास में कूद के आ जाएंगे तो भैया टीचर क्या ही करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे भैया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नंबर के अगर पूछा तो कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन हो जाएंगे। कौन से, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछ क्या रखा है, सेकंड पूछा है ना आपसे, सेकंड नंबर के कौन हो जाएंगे, रहीमदुल्लाह सयानी। ध्यान रखिएगा, रहीमदुल्लाह सयानी को सेकंड नंबर का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान रखना। और पूछेगा आपसे पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, कर लीजिएगा 1887 का अधिवेशन। कहां पर होता है भैया, मद्रास के अंदर। अधिवेशन कहां पर, मद्रास के अंदर। रहीमदुल्लाह सयानी को सन 1896 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। अधिवेशन कहां पर,
कलकत्ता के अंदर। कहां पर होता है? कलकत्ता के अंदर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है? कौन सा तत्व हो जाएगा? नाइट्रोजन होगा। नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नाइट्रोजन का रिसेंटली यूज, अभी हाल ही में नाइट्रोजन का यूज सर्वाधिक मात्रा में कहां पे किया जा रहा है? ऐसी रिपोर्ट आई है तो कर लीजिएगा, टायरों में हवा भरने में। कहां पर? टायरों में हवा के लिए कौन सी गैस का यूज कर रहे हैं? कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, एक क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कहां पर होता है? पौधों की जड़ों में। कहां पर? पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करेगा? तो कर लीजिएगा, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होगा? राइजोबियम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला। प्रश्न दिया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद ये किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? भैया ध्यान रखना, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसको हम क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। और कैग के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल? 148। ध्यान रखिएगा, इसको किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो भैया याद रखना, अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान के 1919 के अधिनियम में सीएजी के पद को लाया गया। याद रखिएगा, सीएजी का मतलब हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, भारत के पहले नंबर के, भारत के फर्स्ट नंबर के सीएजी किसको बनाया गया? कर लीजिएगा, के नरहरि राव को। किसको बनाया गया? के नरहरि राव को भारत का पहला क्या बनाया गया? कर लीजिएगा, सीएजी बनाया गया, सीएजी। और सीएजी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो भैया सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं, राष्ट्रपति करेंगे सीएजी की नियुक्ति। और सीएजी का काम पूछेगा, इसका कार्य क्या है? तो कर लीजिएगा, सरकार के खर्चे की जानकारी, सरकार के खर्चे की जानकारी रखना किसका काम हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, सीएजी का काम हो जाएगा। और सीएजी अपनी रिपोर्ट, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? कर लीजिएगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। हाँ, क्वेश्चन करेगा आपसे, प्रश्न करेगा, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ता कौन है? पढ़ता है, तो भैया ध्यान रखिएगा, कौन पढ़ेगा? लोक लेखा समिति पढ़ती है। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। अब सीएजी के बारे में जो भी पूछता है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हो। आगे बढ़ जाए, थोड़ा स्पीड आप लोग को समझना होगा जी, आगे बढ़े ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, नौजवान भारत सभा की स्थापना ये कब की गई थी? 1926 के अंदर करा गया था। और करने वाले कौन थे भैया? भगत सिंह द्वारा करा गया था। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना करी गई थी। भगत सिंह के बारे में बनने वाले क्वेश्चन समझिएगा। देखो, भगत सिंह के बारे में एक बात तो पूछेगा, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? कर लीजिएगा, 13 साल भगत सिंह की उम्र हुआ करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह आजादी की लड़ाई में 1925 के बाद आए। समझिएगा, एक संगठन बनता है, संगठन का नाम था HSRA। इस HSRA की स्थापना जो थी, स्थापना ये 1900 कब करा गया था? 28 के अंदर। किसने करा था? भगत सिंह। कौन किया था? भगत सिंह थे। भगत सिंह के साथ कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह और चंद्रशेखर ने मिलकर HSRA संगठन की स्थापना कर दी। कब कर दिया? 1928 के अंदर कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखना। और भगत सिंह से और क्या पूछेगा? इसी सन 1928 के अंदर एक हत्याकांड हो गया। हत्याकांड का नाम क्या था? सैंडर्स हत्याकांड। इस सैंडर्स हत्याकांड का आरोपी कौन थे? आरोपी तो कर लीजिएगा, कौन हुआ करते थे? भगत सिंह थे। इस बात को ध्यान रखना। और असेंबली बम कांड अगर पूछेगा आपसे, असेंबली बम कांड अगर पूछेगा, असेंबली बम कांड, असेंबली में बम कौन फेंका था? कर लीजिएगा, सन 1929 के अंदर फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह। असेंबली बम कांड में भगत सिंह की मदद किसने करा था? बटुकेश्वर दत्त ने किया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। हो गया।
देखिए लिखने से बचने के लिए एक तरीका बताएं आपको, लिखना वही होता है जो आपने नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं ना, जो पढ़ा है आपने उसको रिविट करके मुंह से बोल के रिवीजन करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसी बात को लिखिए जो आपने कभी सुना ना हो, कभी पढ़ा ना हो, केवल वही लिखना है आपको। और हर बोर्ड पे लगभग पर डे 50-100 ऐसी बात होगी जो आपके पढ़ी हुई नहीं होगी, बाकी 300-400 बातें जो मिलेंगी आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। चलो अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत में मौद्रिक नीति को जारी कौन करेगा? ये जारी करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। भैया ध्यान रखना, मौद्रिक नीति जारी कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा। आरबीआई की जो स्थापना थी, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत करा गया था? 1934 का अधिनियम। और भैया पूछेगा किस समिति के तहत किया गया? समिति, तो ध्यान रखिएगा यंग हिल्टन। कौन सी समिति है? यंग हिल्टन समिति द्वारा 1934 के अधिनियम से आरबीआई को स्थापित कर दिया। 1900 कब? 35 में कर दिया। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर रहा था, हेडक्वार्टर 1937 से पूर्व, 1937 से पूर्व आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर? कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता में। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर पूछेगा, यानी 1937 के बाद से अब तक कहां पे हो जाएगा? तो कर लीजिएगा मुंबई के अंदर। कहां पर होगा? मुंबई के अंदर आरबीआई का हो जाएगा हेडक्वार्टर। और भैया प्रश्न करेगा आरबीआई के जो पहले नंबर के गवर्नर थे, फर्स्ट नंबर के गवर्नर कौन हो जाएंगे? कर लीजिएगा कौन होंगे? ओसबर्न स्मिथ साहब हो जाएंगे। ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर। और आरबीआई के अगर वर्तमान पूछेगा आपसे, वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। ठीक है, कितनों के तो मन में चल ही रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा साहब हो जाएंगे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। कौन से नंबर के हैं जी? 26वें नंबर के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा 26वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछ दिया, अगर आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा, भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा कौन होंगे? सीडी देशमुख साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, हटा सकते हैं इसको, ठीक है। हर बात मत लिखिएगा, जो नहीं पता है तुरंत मेंशन कर लीजिए उसकी हेडिंग देकर, ठीक है ना। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने किया था और यह कहां अवस्थित है? भैया धर्मराजी का स्तूप को बनाने वाले कौन थे? अशोक। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और धर्मराजी का स्तूप की अवस्थिति पूछा है, कहां पे हो जाएगी? वाराणसी के अंदर। कहां पर? वाराणसी में जो आप स्तूप देख पा रहे हैं, वाराणसी में कहां पर? सारनाथ के अंदर जो स्तूप आप देख पा रहे हैं, स्तूप का नाम क्या हो जाएगा? धर्मराजी का स्तूप हो जाएगा। सांची स्तूप के बारे में पूछेगा आपसे, सांची स्तूप के बारे में पूछेगा। इस सांची स्तूप कहां पे है जी? एमपी के अंदर। और इसकी स्थापना किसने करा था? कर लीजिएगा कौन किया था? अशोक द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए यहां से बढ़ेंगे आगे, यहां से हम बढ़ जाएंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है अगला, अरे सुनते ही लिखना होता है, ऑनलाइन वाले बहुत परेशान जी। हाँ हाँ, एक समस्या ये भी है भैया, जैसे आप लोग ना कमेंट लिखते हैं ना एक लाइन पूरा, ठीक है ना, वो टाइम अगर आप बचा पाओगे तो आराम से कॉपी पे लिख पाओगे आप लोग। सोचिए फोन उठा रहे हैं, चैट बटन दबा रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी है एक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है अगला कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई और इसे कब शुरू किया गया था? तो भैया योजना कौन सी चलाई गई थी? इंद्रधनुष योजना। कौन सी? इंद्रधनुष योजना को शुरू करा गया था, इंद्रधनुष योजना। और इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब से करी गई थी? ध्यान रखना, इसकी शुरुआत करी गई थी, शुरुआत कर लीजिएगा सन 2000 कब से? 16 से, अरे 14 से। कब से? सन 2014 से शुरुआत करी गई थी। और कहां से पूछेगा, कहां से की गई थी? तो भैया ध्यान रखना, बलिया से। कहां से? बलिया से योजना को क्या करा गया था? शुरू करा गया था, ठीक है। बलिया से योजना को इंप्लीमेंट करा गया था सन 2014। और इंद्रधनुष योजना में कितने प्रकार के टीके लगाए गए? कितने प्रकार के टीकाकरण की बात की गई? टीकाकरण तो कर लीजिएगा, इसमें 7 प्रकार के टीकाकरण की बात की गई, 7 प्रकार के, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के तर्ज पे बिहार में 7 योजनाओं को विकास करने के लिए की योजना चलाई गई। योजना का नाम क्या हो जाएगा? 7 निश्चय योजना। भैया ध्यान रखिएगा, 7 निश्चय योजना को शुरू करा गया था सन 2000 कब? 16 के अंदर शुरू करा गया था,
ठीक है, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में योजना की शुरुआत करी गई थी, सन 2016 में करी गई थी। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना ये किस सम्मेलन में करी गई थी? तो भैया ध्यान रखना, यूएनईपी की बात कर रहा है, यूएनईपी, ध्यान रखिएगा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो स्थापना है, स्थापना ये करी गई थी सन 1972 में करी गई थी। और कौन सा सम्मेलन किया गया था इसके लिए? सम्मेलन पूछेगा तो कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 के अंदर किया गया, और ये पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। पर्यावरण पर पहला सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। भैया स्टॉकहोम सम्मेलन, थोड़ा सा बुद्धि लगाते ना, तो ये कैपिटल किसकी है? स्वीडन की है। मिला आंसर? एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर क्लास में जगह नहीं मिल रहा है, जगह ढूंढिए ना, थोड़ा पहले आइए ना। थोड़ा पहले आइए और जगह ढूंढिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो पर्यावरण पे पहला सम्मेलन पूछेगा तो क्या बताओगे? स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में ये घोषणा करी गई, इसी में घोषणा करी गई कि अब से हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कभी प्रश्न कर दिया पर्यावरण दिवस की घोषणा किस सम्मेलन से करा गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। और पर्यावरण दिवस पहली बार, फर्स्ट बार कब सेलिब्रेट करा गया? तो कर लीजिएगा 5 जून। कब? 5 जून 1974 में करा गया था। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे बढ़ जाए यहां से। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? क्या बताओगे भैया? सेरेब्रम की सेरेबेलम? अरे अनुमस्तिष्क की प्रमस्तिष्क? क्या होगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा, अनुमस्तिष्क होगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेरेबेलम के नाम से जानते हैं, सेरेबेलम। ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग। छोटा भाग का मतलब देखो यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। समझो भैया, देखो एक बार बोर्ड पे लिख लिया हो तो देखो, ये मस्तिष्क का ये हिस्सा हो गया बीच का, इसको हम बोलते हैं मध्य। क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क। और इसी मध्य मस्तिष्क के थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस तरह की एक संरचना मिलेगी, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोन्स होगा। क्या नाम होगा? पोन्स। पोन्स के नीचे आओगे तो एक नुकीला पार्ट मिलेगा, इसका नाम क्या है? मेंडुला। क्या नाम है? मेंडुला। अब इस पोन्स और मेडुला के पास इस तरह का एक दिमाग मिलेगा आपको, छोटा सा। इसी छोटे वाले दिमाग को हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और इसी पर अगर ऐसे देखो भैया मेरी तरफ देखो, इसी को अगर हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस तरह से ऐसे आगे की तरफ कर देंगे, तो ये वाला जो दिमाग आप देख पा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रमस्तिष्क के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यानी मनुष्य का अगला दिमाग क्या कहलाता है? प्र। और पीछे वाला क्या कहलाएगा? अनु कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाए। रोशन राज हमें सलाह दे रहे हैं कि सर समझाने का समय होता 75 क्वेश्चन है ना भैया, ठीक है। समझने के लिए फाउंडेशन क्लास होती है ना। फाउंडेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है ना, जानते हैं ना, जब आप लोग क्लास क्या करिए ना, सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ा करिए, समझा करिए यहाँ पे। उसके बाद टारगेट में ना अपनी स्पीड को बढ़ाया करिए। उसके बाद जब आप टेस्ट में एंट्री लेते हैं तो आप एकदम फास्ट हो जाने चाहिए तब तक, ठीक है ना। कभी भी इस तरह की क्लास में, टेस्ट वाली क्लास में, चाहे इस क्लास में सीखने की उम्मीद से आएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे भाई, समझिएगा इसको ना, ठीक है ना। आराम से टीचर समझा सकता है जी, कोई बड़ी बात थोड़ी। जो तेज पढ़ा सकता है वो समझा भी सकता है। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़िएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखो इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, आप लोग को ज्यादा सीख पाते हो आप लोग। देखो पोन्स और मेंडुला ये किसका हिस्सा हो जाएगा? तो अनुमस्तिष्क यानी पिछले दिमाग का, ठीक है। ये आपका मिड पार्ट हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। और ये अगला दिमाग आपका क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। अगर आप लोग मैनेज करते तो हमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है? अगर मैनेज करते तो हम मध्य के बारे में बताते कि मध्य का जो सिरा है ये हमारे स्पाइनल कोड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? स्पाइनल कोड, हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क। और जो ऊपर वाला मस्तिष्क है, ये ऊपर वाला, इसमें बहुत सारी ग्लैंड ऐसे होती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियन और पिट्यूटरी। इस तरह की ग्रंथि कहां पे पाई जाएगी? कर लीजिएगा, प्रमस्तिष्क में होती है, अगले वाले दिमाग में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? भारत में मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो जाएगा? लोकसभा का कितना होगा?
15% तक हो जाएगा, लोकसभा का 15% तक हो जाएगा। और इसको किस अधिनियम द्वारा निर्धारित करा गया था, कर लीजिएगा, इसको किस अधिनियम द्वारा, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया कि भारत में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का कितना होगा, तो कर लीजिएगा 15% तक हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे। आगे अगला देखो प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपका, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों से होकर गुजरती है? कौन सा हो जाएगा, विंध्यन और सतपुड़ा। हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा विंध्यन, और क्या हो जाएगा, और कौन सी पहाड़ी, तो कर लीजिएगा सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा होकर गुजरती है। दरअसल समझिएगा, दरअसल बात कुछ ऐसी, पहाड़ी आपकी विंध्यन हो जाएगी। इस तरह से एक पहाड़ी है ऐसे गोलाकार आकार में, जो भारत के जस्ट बीचों बीच है और भारत को दो हिस्से में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है ना। इसी पहाड़ी पर एक स्थान है, यहाँ पे स्थान का नाम क्या हो जाएगा, अमरकंटक। कौन सा स्थान, अमरकंटक। इस अमरकंटक से कितनी नदियां, 3 नदी। एक नदी निकलेगी, कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। नदी का नाम क्या हो जाएगा, सोन। एक नदी इधर की तरफ आएगी, नदी का नाम क्या होगा, महानदी। कौन सी, महानदी। और एक नदी ऐसे नीचे की तरफ आती है, इधर की तरफ, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, नर्मदा। नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगा नदी का नाम। और इसी नर्मदा के तुरंत नीचे एक पहाड़ी विकसित है, पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे आप, सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न करेगा आपसे, नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच है, तो आप क्या बताओगे, एक तो विंध्यन होगा, दूसरा कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहेगी, नर्मदा। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा बहती। इस बात को ध्यान रखना भैया, समझो। देखो, नर्मदा के तुरंत नीचे आएंगे एक पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे की तरफ आएंगे एक नदी और मिलेगी, नदी का नाम क्या है, ताप्ती। नदी का नाम क्या है, ताप्ती। सतपुड़ा देखो पहाड़ नहीं था, लेकिन दो नदी दोनों साइड से निकल गई, जमीन गहरी हो गई और एक बीच में ऊंची जमीन इकट्ठा हो गई। ठीक है। तो इस सतपुड़ा पहाड़ी नहीं था, लेकिन नदियों ने इसको क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। ये पहाड़ एक्चुअल में नहीं था, नदी ने पहाड़ ने बना दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, झूठा पर्वत। क्या बोलेंगे, झूठा पर्वत के नाम से कौन सी पहाड़ी फेमस है, कर लीजिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी फेमस है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है, अगला, जैव विविधता का अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था। ध्यान रखना, सन 2000 कब पास किया गया था, सन 2002 के अंदर। कब पास किया गया था, सन 2002 के अंदर इसको पास किया गया था। और बात करेगा आपसे जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता अगर दिवस की बात करेगा, दिवस ये सेलिब्रेट कब करते हैं, कर लीजिएगा 22 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, कर लीजिएगा 22 मई को सेलिब्रेट करा जाता है जैव विविधता दिवस। और इसके लिए अधिनियम कब आया था, सन 2002 के अंदर आता है। कब आता है, सन 2002 के अंदर। भारत के लिए पूछेगा, भारत में अगर प्रश्न करेगा, भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। भारत में पूछेगा आपसे सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक विविधता कहां पे होती, तो कहां बताओगे भैया, पश्चिमी घाट के अंदर। कहां पर, पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक प्राणी विविधता पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये कहां से शुरू करी गई। इस बात को ध्यान रखना, समझिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये बिहार की योजना हो जाएगी, बिहार से इसको इंप्लीमेंट करा गया था। ठीक है। बिहार में कहां से, तो खगड़िया से। कहां से, खगड़िया से इसको लाया गया था, खगड़िया से। भैया एक नरेगा योजना का नाम सुना होगा, क्वेश्चन बैंक में इस तरह का क्वेश्चन था। नरेगा तो आपने कई बार पढ़ा है, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। समझिएगा, एक योजना इंप्लीमेंट करी गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, सन 2020 के अंदर योजना आती है। सन 2020 के अंदर लिख लीजिएगा 20 जून सन 2020 को योजना शुरू करी गई थी। ठीक है। कहां से, तो कर लीजिएगा खगड़िया, बिहार से योजना शुरू करी गई थी। और भारत के कितने राज्यों में, कर लीजिएगा भारत के 6 राज्यों में योजना की शुरुआत करेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलो यहां से बढ़ेंगे आगे। और अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, भारत के 6 राज्यों में योजना का इंप्लीमेंट भारत के कितने राज्यों में करा गया, तो कर लीजिएगा 6 राज्यों में करा गया। आगे बढ़ जाए यहां से। अगला देखिए प्रश्न, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं ना। देखो प्रश्न करेगा आपसे, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 20 जून सन 2000 कब, 20 के अंदर। कहां से करा गया था, खगड़िया, बिहार से। और भारत के कई राज्यों में,
तो 6 राज्यों में कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है? बता पाओगे भैया? कौन सा आर्टिकल काम करेगा? आर्टिकल 126। भैया आर्टिकल 126 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसकी, 1 सेकंड, 125 होगा। न्यायाधीश की बात की गई और किसकी बात की गई? मुख्य न्यायाधीश की बात की गई। एक तो न्यायाधीश, दूसरा क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। कहा गया कि न्यायाधीश को वेतन कितना मिलेगा? कर लीजिएगा 2.5 लाख रुपया वेतन की बात, और मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जाएगा? 2.8 लाख वेतन देने की बात की गई। लिख लीजिएगा। अरे 2,80,000 रुपया वेतन दिया जाएगा सीजेआई को, और 2.5 लाख रुपया वेतन किसको दिया जाएगा? तो नॉर्मल जो उसमें जज होगा, न्यायाधीश होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो समझिएगा, इसमें ये हो गया, इतना कर लिए। देखो भैया समझना, आर्टिकल पूछेगा आपसे, आर्टिकल 124। अगर आर्टिकल 124 पूछेगा तो कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किसमें करेगी? आर्टिकल 124। और आर्टिकल 125 की बात करेगा तो कर लीजिएगा इसमें जजों के वेतन की बात। आर्टिकल 126 के बारे में पूछेगा तो कर लीजिएगा कार्यकारी। किसकी बात करी गई? कार्यकारी। मुख्य न्यायाधीश की बात करी गई। इतनी बातों को ध्यान रखना, कभी और आएगा तो इसके बाद बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? किसको माना गया? वेल्थ ऑफ नेशन को माना गया। लिख लीजिएगा, कौन सी पुस्तक? तो कर लीजिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। एडम स्मिथ। भारत में अर्थव्यवस्था के पितामह किसको कहा गया? एडम स्मिथ को कहा गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला दिया है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ये किस श्रेणी में आएगी? प्राथमिक। कहां पे रखेंगे इसको? प्राथमिक में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे आप उत्पादन की बात कर लो, उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन, कृषि जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, और अन्य कोई खाद्यान्न हो गया, इस तरह के अगर उत्पादन होते हैं तो किस सेक्टर में आएंगे? प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। चाहे खनन की बात करेंगे, खनन, चाहे मछली पालन, ये सभी किस सेक्टर में आते हैं? तो इकोनॉमी के पहले सेक्टर में आते हैं। इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फर्स्ट नंबर के सेक्टर के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं। ठीक है, चलो देखना, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस सेक्टर में आएंगे? कर लीजिएगा सेकेंडरी सेक्टर के विषय हो जाएंगे, द्वितीयक सेक्टर में आएंगे। इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर के विषय हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम विनिर्माण की बात करेंगे, अगर हम विनिर्माण की बात करते हैं, विनिर्माण की बात करेंगे, कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के बारे में बात करेंगे, या रिलायंस कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो ये सभी कंपनियां किस सेक्टर में आएंगी? तो कर लीजिएगा सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? भैया जो टर्सरी सेक्टर होता है, जो तीसरा सेक्टर होता है, तीसरा, इसको हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीयक सेक्टर सेवा क्षेत्र। और इस सेवा क्षेत्र में बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक आएगा। और क्या आएगा? बीमा। पुलिस भी आएगी क्या? इसमें पुलिस आएगी। शिक्षा को कहां रखना चाहेंगे? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें दे रखा है होटल, चिकित्सा और रियल एस्टेट, ये सभी किसमें हो जाएंगे? तृतीयक में। और वस्त्र और पोशाक किसमें आएंगे? तो कर लीजिएगा ये द्वितीयक सेक्टर में है। किसमें हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, नोट कर लीजिएगा। वस्त्र और पोशाक ऐसे हैं जो कि अपने आप में सेकेंडरी सेक्टर के विषय हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन ये किसके द्वारा करा गया था? सेक्टर विभाजन कौन किया था भारतीय अर्थव्यवस्था का? तो कर लीजिएगा जॉर्ज फिशर थे ना, जॉर्ज फिशर द्वारा। अरे यही थे किंग जॉर्ज फिशर, नोट कर लीजिएगा। किंग जॉर्ज फिशर ने इकोनॉमिक सेक्टर का डिवीजन कर दिया, और इन्होंने कहा, समझिएगा, इन्होंने कहा अध्ययन के आधार पे। किस आधार पे? अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर इकोनॉमी के कितने सेक्टर बताया? तो कर लीजिएगा, अरे 5 बताया। अध्ययन के आधार पे कितना बताया? 5 इन्होंने कहा। एक तो फर्स्ट प्राइमरी, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी, तीसरे को हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। अब तीसरा जो सेक्टर है ना, इसमें 2 सेक्टर निकल के आया, एक तो चौथा और कौन सा? 5वां। ध्यान रखना, 3 तो सेक्टर बताया और 2 क्या बताया? तो उप सेक्टर बताया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? समझिएगा, दिया है सरकारी हस्तक्षेप, यानी सरकार इसमें पार्टिसिपेट न करे। भैया अगर सरकार किसी इकोनॉमी के सेक्टर में ना आए तो सेक्टर कैसा हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। कैसा होगा?
प्राइवेट, और प्राइवेट व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना और बढ़िएगा आगे, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार, ये किसके द्वारा करा दिया गया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसको कार्ल मार्क्स लिख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को दिया गया, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो कर लीजिएगा, ये जर्मनी के हुआ करते थे कार्ल मार्क्स। इनकी कोई रचना भी थी क्या? इनकी एक रचना थी, नाम क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे तो कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, आगे प्रश्न दिया है आपका, आगे अगला प्रश्न दिया है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी आर्थिक संबंध नहीं हो। भैया अगर किसी भी इकोनॉमी के साथ आर्थिक संबंध ना हो, जैसे समझिएगा जैसे इंडिया की इकोनॉमी का संबंध, इंडिया कहीं ना कहीं से तेल तो लेता होगा, ठीक है, इसका संबंध या तो सऊदी अरब से या फिर यूएसए से या फिर वेनेजुएला या फिर किसी भी देश से है, समझ रहे हैं ना। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली है। कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत के लोग ट्रेड कर सकते हैं, बाहर के लोग भी भारत में ट्रेड कर सकते हैं। यानी ऐसा देश जो कि किसी भी तरह से बाहरी देशों से अपना ट्रेड ना करे, क्या है? ट्रेड न करे, इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? मिश्रित समाजवादी। कैसी हो जाएगी तो कर लीजिएगा, भारत में मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था फैली है। मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहां पे हो जाएगी तो कर लीजिएगा, भारत के अंदर। और इसका विचार किसने दिया था? कर लीजिएगा विचार, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार देने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था में भारत ने कौन सा मॉडल लाया? मॉडल, और ये मॉडल लाया गया था सन 2014 के अंदर। इस मॉडल का नाम हो जाएगा पी और पी। कौन सा मॉडल? पी और पी। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? देखो, एक तो पी से हो जाएगा आपका पब्लिक, क्या हो जाएगा? पब्लिक। दूसरे पी से क्या हो जाएगा? प्राइवेट। तीसरे पी से क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। क्या होगा? पार्टनरशिप। पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप, ये तीनों मॉडल दिया गया था, ये भारत सरकार द्वारा सन 2014 के अंदर। और किस इकोनॉमी के अंतर्गत दिया गया था? मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको दिया गया था। अगला देखो प्रश्न दिया है आपका कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन ये कब करा गया था? 1868 के अंदर किया गया था। करने वाले कौन थे? दादा भाई नेरोजी के द्वारा पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार दादा भाई नेरोजी के द्वारा सन 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और इन्होंने कितना पैसा बताया था? 20 रुपए प्रति पर्सन राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने आकलन लगाया था, इस बात को ध्यान रखना। और प्रश्न करेगा आपसे आजादी के बाद, अगर आजादी के बाद पूछेगा, आजादी के पूर्व की घटना देख लिया आपने, अगर आजादी के बाद पूछेगा सन 1900 कब? 49 में। और एक समिति थी, समिति का नाम क्या था? पीसी महालनोबिस। कौन सी समिति थी? पीसी महालनोबिस समिति ने यह विचार दिया कि राष्ट्रीय आय की गणना होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात को। आगे बढ़ जाए, यहां से आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है, अगला कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या बताएंगे? 7 होती है। मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी तो कर लीजिएगा 7। इसमें कौन होगा भैया? लंबाई होगा क्या? और क्या होगा? समय होगा क्या? और क्या है? पदार्थ की मात्रा भी है क्या? पदार्थ की मात्रा। और क्या है? विद्युत भी है क्या? क्या है? विद्युत धारा की प्रतिरोध। क्या है? विद्युत धारा। बाकी अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। आवित्री का मात्रक? ठोस कोण का? विद्युत शक्ति का? वाट। अब सुनिएगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपके टेस्ट में आएंगे ना तो आप सीधा मिला के चले जाइएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम कल से डालेंगे, या कल या परसों से, कल तो सर की क्लास है, आगे से डालेंगे इसको, तो उसमें ना स्टेटमेंट होगा, समझ रहे हैं ना। उसमें स्टेटमेंट में लिखा होगा सारा कुछ। स्टेटमेंट में जो बात लिखी होगी, लिखा होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सही पर सही का साइन लगेगा, गलत पे गलत का साइन लगा के क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम यहां से पढ़ा देंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी? तो भैया ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कर लीजिएगा। दिक्कत है क्या? ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी। और ध्यान रखना, कैलोरी खपत के आधार पर, यहीं से एक बात ध्यान रखना, कैलोरी खपत के आधार पर, कैलोरी
खपत के आधार पर गरीबी का आकलन करने वाली एक समिति है, आकलन करने वाली समिति का नाम क्या हो जाएगा? लकड़वाला समिति। कौन सी? लकड़वाला समिति ऐसी समिति थी जिन्होंने पहली बार कैलोरी खपत के आधार पर ऊर्जा का क्या करा था? मापन करा था। ध्यान रखना, इन्होंने कहा था कि 2100 कैलोरी की ऊर्जा अगर कोई व्यक्ति खपत कर रहा है तो किस क्षेत्र का होगा? शहरी क्षेत्र का। ठीक है, ग्रामीण के लिए कितना बताया था इन्होंने? 2400 कैलोरी ऊर्जा का कंसेप्ट दिया था। किसके लिए? तो ग्रामीणों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न दे रखा है, तापमान का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन होगा। मानव शरीर के तापमान की बात करेंगे तो कितना केल्विन होता है? कर लीजिएगा 310 केल्विन होगा। ठीक है, और मानव शरीर का तापमान इसी 310 केल्विन के सीक्वेंस में कितने फ़ारेनहाइट होगा? तो कर लीजिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखो प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश वर्ष किससे रिलेट करेगा? तो कर लीजिएगा ये प्रकाशीय दूरी से अंतरिक्ष की दूरी से, प्रकाशीय दूरी का मात्रक या खगोलीय दूरी का मात्रक? खगोलीय दूरी को प्रदर्शित करता है कौन? कर लीजिएगा प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर पूछेगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 क्या है? किलोमीटर। ठीक है, या फिर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है। कि निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एक एसआई इकाई है? कौन सी हो जाएगी? कैंडेला हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा, ज्योति तीव्रता की इकाई कौन सी हो जाएगी? तो कैंडेला होगी। अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती। भैया दिशा नहीं होती, राशि कैसी हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। ऐसी राशि जहां पे दिशा ना हो क्या हो जाएगी? अदिश। जैसे क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, बल भार त्वरण विस्थापन। ठीक है, अब एक बात समझना, जहां जहां वह दिखे आपको, कुछ अपवाद छोड़कर वहां पे राशि कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, सदिश राशियों में दिशा होती है। अगला देखो प्रश्न दिया है। कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा होता है जी? क्या नाम होगा? राइबोसोम होगा। नोट करिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कर लीजिएगा राइबोसोम। और प्रश्न करेगा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो कर लीजिएगा राइबोसोम करेगा। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखना। अगला देखो प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले व्यक्ति कौन थे? कर लीजिएगा, कौन देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ध्यान रखना, कोशिका को कहां पर देखा था? कार्क टिश्यू के अंदर। कहां पर? कार्क टिश्यू के अंदर। लकड़ी का कांच था, इन्होंने उसमें कुछ रूम देखा और रूम को इन्होंने सेला कहा। क्या बोला? सेला। और उसी सेला शब्द से क्या निकल के आया? सेल निकल के आया। ध्यान रखिएगा। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका ढूंढी थी, जीवित थी कि मृत कोशिका? पहली मृत कोशिका ढूंढने वाले कौन थे? कर लीजिएगा, ये रॉबर्ट हुक हुआ करते थे। ध्यान रखना। और बढ़ेंगे आगे। और पहली जीवित कोशिका की अगर बात कर दिया, पहली जीवित कोशिका को कौन ढूंढा था? कर लीजिएगा, लुवेनहॉक ने ढूंढा था। लुवेनहॉक पहली जीवित कोशिका की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? लुवेनहॉक हो जाएंगे। ठीक है, और कहां पे ढूंढा था? नाखून में ढूंढा था। कहां पर? अरे नहा रहे थे, नाखून में कुछ देखा उन्होंने, निकाला तो पता चला ये तो कोशिका है। समझ रहे हैं ना? अगला देखो प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, किसी कोशिका का केंद्र, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? भैया समझिएगा, अपशिष्ट निपटान मतलब कब्रगाह। क्या हो जाएगा? कब्रगाह। किसी कोशिका की कब्रगाह कौन सी होती है? लाइसोसोम होती है। कौन सी होगी? लाइसोसोम। एक बात और ध्यान रखना, जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने करा था? इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? कर लीजिएगा, कौन ढूंढा था? डी डुबे साहब ने ढूंढा था। डी डुबे। कर लीजिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने करा था? कर लीजिएगा, डी डुबे ने करा था। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखो प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में कौन सा हो जाएगा?
लाइसोसोम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका बदल के पूछ रखा है आपका। लाइसोसोम, राइबोसोम के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न दिया है आपका कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन सी कोशिका हो जाएगी, मस्तिष्क की कोशिका। मस्तिष्क की कोशिका एक प्राणी के अंदर सबसे लंबी कोशिका, सबसे अधिक लंबाई वाली कोशिका हो जाएगी आपकी मस्तिष्क की कोशिका। अरे इसको लिख लो ना, न्यूरोसेल। कौन सी है, न्यूरोसेल सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी मस्तिष्क की कोशिका, न्यूरोसेल। या फिर कुछ और कहना चाहोगे, तंत्रिका, लिख दिए तंत्रिका कोशिका। अब कोई परेशानी किसी को नहीं ना, नोट कर लीजिएगा। और भैया प्रश्न करेगा, देखो लंबी कोशिका तो पढ़ लिए, शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछेगा आपसे, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी कोशिका ये कौन सी हो जाएगी, तो क्या बताओगे आप, आरबीसी। कौन होगी, आरबीसी। मन में आ रहा था, दिमाग में चल रहा था, ये लिख लीजिएगा कौन सी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सी, आरबीसी। और भैया प्रश्न करेगा, समझिएगा, प्रश्न करेगा आपसे पृथ्वी पर, कहां पर, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग कांडा। क्या होगा, शुतुरमुर्ग कांडा। और हमारे पृथ्वी पर सबसे छोटी अगर पूछा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा होगा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी पृथ्वी पर पूछा तो क्या बताओगे, माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर की सबसे छोटी पूछा तो आरबीसी। पृथ्वी पर सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, ओवा। क्या होगा, ओवा। और सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी, स्पर्म होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगला देखो प्रश्न दिया है, अगला, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी, कर लीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने कांग्रेस की केंद्रक की खोज करी थी, ध्यान रखना। और केंद्रक की बात करेगा, केंद्रक, केंद्रक को ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा। और इस न्यूक्लियस का रंग कैसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन करता है, तो भैया ये रंगहीन होगा। क्या होगा, रंगहीन होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा गया, किसको कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा गया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे, कर लीजिएगा अल्टमैन। कौन ढूंढा था, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी, ध्यान रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कोशिका के अंदर कोशिका क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से किसको जानेंगे, तो कर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे कोशिका का वह भाग जो श्वसन करता है, ये कौन सी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या हो जाएगा, क्या बताओगे भैया, समझना, नॉर्मली सेल के लिए पूछ रखा है। इसका सबसे बाहरी आवरण क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, देखो भैया सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, अगर ऐसे आपसे पूछ दिया ना, प्लांट पूछा है ना एनिमल पूछा है, तो सबसे बाहरी आवरण क्या हो जाएगा, सबसे आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो भैया अगर हम आउटर लेयर, अगर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो कोशिका किसकी हो जाएगी, एनिमल। किसकी कोशिका है, एनिमल की। अगर इसी कोशिका के ऊपर इसको हम यहां पे लाके इसके ऊपर एक मोटा सा ऐसे परत चढ़ा दें, तो ये अपने आप में क्या है, वाल है। क्या है, वाल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलवाल कहते हैं, सेलवाल, सेलवाल या फिर कोशिका भित्ति। ये कोशिका किसकी हो जाएगी, प्लांट की, पादप की। अगर प्रश्न करेगा आपसे पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, सेलवाल, और एनिमल कोशिका का आउटर लेयर क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया है, अगला, कोशिका में वितरित होने वाली अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम कौन करता है, भैया कौन करेगा, गाल्जी काय करता है। पैकेजिंग पूछेगा तो कर लीजिएगा गाल्जी काय हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने करा था, लुवेनहॉक ने किया था, ध्यान रखना। लुवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी गई थी। अब भैया लुवेनहॉक से प्रश्न करेगा ना, समझिएगा, आरबीसी की खोज, आरबीसी की खोज पूछेगा किसने करा था,
लुवेनहॉक ने। प्रश्न करेगा आपसे स्पर्म की खोज। स्पर्म की खोज किसने करा था, कर लीजिएगा। ये खोज भी करने वाले कौन थे, कर लेना, लुवेनहॉक। और भैया प्रश्न करेगा आपसे एक सेकंड, माइकोप्लाज्मा, किसके, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने करी थी, कर लीजिएगा, लुवेनहॉक ने करा था। हाँ, प्रोटोजोआ की खोज किसने करा था, कर लीजिएगा, लुवेनहॉक ने करा था। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, समझिएगा ना, या तो हम आप लोग को ज्यादा पढ़ा पाएंगे या तो हम आप लोग को स्लो पढ़ा पाएंगे। ठीक है, दोनों में से दो ऑप्शन, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसको बताया। भैया ध्यान रखना, जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा, जीव द्रव्य। ध्यान रखना, जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, जीव द्रव्य होगा। अगला प्रश्न देखो दिया है अगला कि कौन से, अच्छा यहां से एक बात ध्यान रखना, जीवन का भौतिक आधार पूछेगा तो क्या बताओगे, जीव द्रव्य। और प्रश्न करेगा आपसे जीवन की या फिर मानव शरीर की, मानव शरीर की कार्यात्मक, मानव शरीर की पूछेगा आपसे, मानव शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी, तो क्या बताएंगे आप, कोशिका। कौन हो जाएगी, तो कोशिका हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है कौन सी कोशिकांग में श्वसन और ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होगा। कहां पे होगा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। खोज करने वाले कौन थे, अल्टमैन थे। अगला प्रश्न दिया है अगला, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जानते हैं, किसको जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सुनो भैया, किसको जानेंगे, एटीपी। किसको बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध ये किससे हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण से। किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण से इसका संबंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो इसका जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया समझिएगा, CO2 लिया जाता है हवा से और जड़ से क्या लिया जाएगा, जल। ध्यान रखिएगा, ऊपर से क्या आती है, सनलाइट। क्या आएगा, सनलाइट। और हरित लवक कहां से लिया जाए, क्लोरोफिल। हरित लवक से क्या लिया जाएगा, तो कर लीजिएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। और यहां से बढ़ेंगे आगे, अभी अपना फूड बनाएगी किसमें, C6H12 और O6 में अपना भोजन बनाएगी और इसके साथ क्या मुक्त करेगी, तो कर लीजिएगा, O2 को मुक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, यानी प्लांट से उत्सर्जन किसका होता है, उत्सर्जन, तो कर लीजिएगा O2 का। और प्लांट में अवशोषण किसका होता है, अवशोषण, तो आप क्या बताओगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभी ये पूरी लाइन दे देगा, रेलवे के एग्जाम में देता है और यहां से गायब करके क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि आरबीसी का निर्माण गृह और कब्रिस्तान। ध्यान रखना भैया, आरबीसी का निर्माण पूछ रखा है, निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। कहां पर, अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। और आरबीसी की जो कब्रगाह है, कब्रगाह कहां पे हो जाएगी, तो कर लीजिएगा, प्लीहा के अंदर। कहां पर, प्लीहा। आरबीसी का टाइम पीरियड पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करेंगे, उत्तक का निर्माण। एक चीज समझिएगा, मेरी बात को समझिए और सुनिएगा, समझिए। देखिए, हमने कहा है सबसे छोटी कोशिका मिली कौन सी, स्पर्म। कौन सी मिली, स्पर्म। और एक बड़ी कोशिका कौन मिली, ओवा। स्पर्म और ओवा एक जगह पे आके मिल गए और इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बना दिया। क्या बनाया, जाइगोट को हम क्या कहते हैं, युग्मनज बोलेंगे। ठीक है, अगर जाइगोट ऑप्शन में ना होगा तो आप क्या लगाएंगे, टिश्यू लगाएंगे, समझिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर जाइगोट दिया तो आप क्या लगाएंगे, जाइगोट लगाइएगा। अब जाइगोट से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक। इस उत्तक से क्या बनेगा, अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग बनेगा। इस अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। क्या बनेगा, अंग का तंत्र बनेगा। अंग तंत्र से पूरी क्या बनेगी, बॉडी, यानी कि पूरी शरीर बनती है। ध्यान रखना, यानी पूरी शरीर को बनाने में किसका हाथ होता है, तो कोशिका का होता है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़िएगा, आगे। एक विद्यार्थी रो रहा है कि सर शुरू में डीप में पढ़ाए थे, बाद में शॉर्ट।
अरे ऐसा नहीं है, ठीक है सब कुछ। चलिए आगे बढ़िएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? धागे नुमा संरचना में कहाँ पे होते हैं? केंद्रक के अंदर। कहाँ पे होते हैं भैया? केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। दरअसल समझिएगा ना, बात कुछ ऐसी है, समझिए। देखिए ये हो गया आपका कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। जब आप केंद्रक में जाएंगे ना तो इसमें लिक्विड तो भरा होगा, परंतु एक धागे नुमा ऐसी संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। अब इस क्रोमेटीन में ऐसा धागा जो कैसा होगा? डबल होगा। ये धागा क्या कहलाएगा? डीएनए कहलाएगा। और इसी क्रोमेटीन से निकालेंगे ऐसा धागा जो सिंगल होगा, क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। यानी डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स, और आरएनए कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। डीएनए और आरएनए दोनों कहां पाए जाएंगे? क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन कहां पे है? केंद्रक के अंदर। ध्यान रखना। और इसी केंद्रक के, इसी डीएनए के ऊपर क्या लगे होते हैं? जिन चिपके होते हैं। और इन्हीं जिनों पर क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। एक तरह से कहोगे गुणसूत्र कहां पे होते हैं तो कहां बताओगे? केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाएं। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। एक तो समसूत्री होता है। कैसा होता है? समसूत्री। दूसरा होता है आपका अर्ध समसूत्री, अर्धसूत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अरे कोशिका का विभाजन बहुत सारे प्रकार से होता है जी। ठीक है ना, फिलहाल आप यहां जानिए, आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका गुणसूत्र शब्द ये किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? कौन दिया था? वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द को दिया था। ध्यान रखना। गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछेगा आपसे, संख्या कितनी बताएंगे भैया? गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी। और अगर संख्या पूछ दिया, संख्या कितनी होती है? 46। कितनी संख्या होती है? 46। इस बात को ध्यान रखना। गुणसूत्र कितने टाइप के होते हैं? तो 2। एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। दूसरे कौन से होते हैं? आलोसोम। दूसरे को हम क्या बोलेंगे? आलोसोम। समझिए गुणसूत्र 2 तरह के, कुछ तो अपने आप माता पिता से बेटे में जाते हैं, और कुछ, ठीक है ना, कुछ माता से आएंगे और कुछ कहां से आएंगे? पिता से। समझिएगा ऐसे गुणसूत्र जो स्वतः चले जाएं, इनकी संख्या 22 जोड़ी। कितनी होती है? 22 जोड़ी। यानी संख्या में कितने हो जाएंगे? 44। बाकी बचे कितने गुणसूत्र? 2 बचे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? तो आलोसोम। क्या कहलाते हैं? आलोसोम कहलाएंगे। आलोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। और कितने जोड़ी पूछ देगा तो क्या बताओगे? 1 जोड़ी। कै जोड़ी? 1 जोड़ी। ध्यान रखना। अगर हम मेल की बात करेंगे और फीमेल की, तो फीमेल में जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? एक्स और एक्स। और मेल के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ध्यान रखना। अब देखो जब एक बेबी का जन्म होता है तो उसमें 22 44 तो अपने आप चले जाएंगे। अब एक गुणसूत्र या तो पिता से आएगा या फिर किससे? माता से। अगर माता से मान लो कौन सा गुणसूत्र आया? एक्स। और पिता से कौन आ गया? वाई। अब यहां से न्यू बॉर्न बेबी क्या हो जाएगा? वाई होगा। ठीक है। और अगर माता से एक्स है और पिता से भी एक्स आ गया तो न्यू बॉर्न बेबी क्या हो जाएगा? गर्ल बेबी होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गुणसूत्र का फार्मूला। और यहां से हम बढ़ेंगे आगे। नोट कर लीजिएगा खोज करने वाले कौन थे? वाल्डेयर थे। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला प्रश्न है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? भैया प्लांट की सेल है, बाहरी आवरण का नाम पूछ रहा है, क्या कहलाएगा? सेलवाल बोलते हैं, सेलवाल, जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, सेलवाल के नाम से इसको जानते हैं। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। और अगला प्रश्न दिया है अगला कि डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिया था? कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने। लिख लीजिएगा, वाटसन और क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। और डीएनए की खोज किसने करा था? खोज पूछेगा तो कर लीजिएगा फ्रेडरिक मिसर ने। कौन किया था? फ्रेडरिक मिसर द्वारा डीएनए की क्या करी गई थी? खोज करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है आपका कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कर लीजिएगा केंद्रक द्वारा। कौन नियंत्रित करेगा? केंद्रक द्वारा कोशिका की गतिविधि क्या होती है? नियंत्रित होती है। ध्यान रखना। और यहां से बढ़ेंगे आगे। एक बात और ध्यान रखो भैया, अगर सेल के बारे में ध्यान रखना, सेल के बारे में देखो, इस सेल का जो बाहरी हिस्सा कहलाता है ये सेल का आवरण है। और इस पे अगर हम पतली सी ऐसे रेखा खींच दें, ऐसे पतली सी झिल्ली चढ़ा दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका कला। क्या बोलेंगे इसको? हम कोशिका कला कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका कला। अब ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर हम मोटा सा आवरण ऐसे चढ़ा दें तो इस आवरण को हम क्या बोलेंगे? कर लीजिएगा, आवरण को हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति या दीवार के नाम से, क्योंकि ये हार्ड होता है, कड़ा होता है। ठीक है, अब समझना भैया, समझना। तो देखो इसके अंदर लिक्विड भरा होगा।
इस कोशिका के अंदर भरा होता है, यहां पे लिक्विड भरा होगा जो लिक्विड केंद्रक को छोड़कर केवल कोशिका में होता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको कोशिका द्रव कहते हैं। और ऐसा लिक्विड जो कोशिका छोड़ के कहां भरा होगा? केंद्रक के अंदर, इसको हम प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी कोशिका में ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, यहां पर एक संरचना होती है इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें एक खाली हिस्सा होता है जिसको हम एक सेकेंड, एक खाली हिस्सा होता है इसको हम रिक्तिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे? रिक्तिकाएं। अब केंद्रक के अंदर जाएंगे तो धागा होगा, धागे का नाम हमने बताया था क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए होगा और क्या होगा? आरएनए। ये पूरी कोशिका का फिगर मैंने बना दिया। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ की मात्रा, ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग में, भैया अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या कहलाएगा? यौगिक बनाएंगे, यौगिक। और अनुपात अनिश्चित होगा तो क्या बनेगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक है ना। अगर बिना मापे चीनी और ऐसे रस घोर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिश्रण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? अरे उपधातु बोलेंगे। क्या बोलते हैं? उपधातु। अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में होता है? वाटर। क्या होगा? पानी प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बिना होमवर्क लिखे क्लास से जाइएगा मत। ठीक है, बिना होमवर्क लिखे क्लास से नहीं जाना है, समझ के जाइए। ठीक है ना, बिना होमवर्क लिखे, देखिए डिसिप्लिन बना के रखेंगे, टीचर ढंग से पढ़ाएगा, समझ रहे हैं ना। 5 मिनट होमवर्क लिखे उसके बाद ही निकलना है क्लास से। ठीक है, बिना होमवर्क लिखे क्लास से, एकदम बहुत बुरी आदत है आप लोग की, क्लास जैसे ही खत्म होती तुरंत निकलना शुरू। अरे होमवर्क पढ़ के तो जाओ लास्ट टाइम, वैसे भी भीड़ का सामना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना हूं, अब जल्दी जाओगे, समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। भैया ध्यान रखना, ठोस के बाद क्या है? द्रव। द्रव के बाद क्या है? गैस। गैस के बाद क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद क्या हो जाएगा आपका? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। होमवर्क नोट करिए तुरंत से, होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क करंट अफेयर ना, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का होमवर्क लिखिएगा। देखिए मेहनत करेंगे ना, टीचर आपको यहां से बहुत अच्छा रिटर्न देगा। विद्यार्थी करें सर ये क्लास, हाँ रोज होती है, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे। नोट करिएगा होमवर्क में ना, करंट अफेयर कहां तक पढ़े आप लोग? 14-13 तक दिया गया था, ठीक है ना। सर होमवर्क कम कर दिए थे, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 14 से 20 पेज। अरे सुनिए ना, जान कहां जा रही? पहले तो एक तो होमवर्क के लिए कॉपी आप लोग के पास करंट की नहीं है, ऊपर से फिर कहां शोर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल लिखा है, हमने भी देखा हुआ है। सुनिए एक चीज सुनिए, होमवर्क के लिए अगर करंट की किताब नहीं है, करंट की किताब के लिए अभी मैंने बताया था ना, एक बार को आप लोग 10 बार कहें बुलवाते हो। हमने कहा नहीं है, कोई बात नहीं, आइए 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाइए आगे। जिस दिन किताब मिल जाएगी किताब ले लीजिएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है ना। अजीब हो यार, मतलब सोल्यूशन नहीं ढूंढना होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक एकदम खाली समस्या लेके बैठा हुआ है, सब कैसे नौकरी लगेगी जी? हर चीज का सोल्यूशन है ना, टीचर क्यों है यहाँ पे? पढ़ाने के लिए है ना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पे चले आना, इसको पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। कितना पेज मिला था पीछे आपको? 55 मिला था ना, 55, ठीक है ना। आ जाइए 56 पे, 56 से कम सुनिए अब क्या करेंगे, सुनिए सुनिए, क्वेश्चन बैंक में सुनिए, जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनिए। क्वेश्चन बैंक में 56 से लेकर, समझिए, सुनिए, एक पढ़ने का तरीका होता है, रटना नहीं है, समझ रहे हैं ना। और 10 पेज पढ़ने के लिए क्वेश्चन बैंक को महज 30 मिनट का टाइम होना चाहिए। 30 से 35 मिनट में आप 10 पेज आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, समझ रहे ना। खाली यार भागते हो तुम लोग पढ़ाई से, इसको पढ़ के आना, 56 से शुरू करना और इसको 61 तक पढ़ के आना, ठीक है। समझिए 56 से 61 तक लाइन बाय लाइन पढ़ के आइएगा। आगे आगे हिस्ट्री में आ जाओ, हिस्ट्री में आगे हिस्ट्री पे चले आओ। हिस्ट्री में आप लोग ना बीईआईसी, बीईआईसी की स्थापना और भारत पर प्रभाव, जैसे कंपनी, ऑफिस, फैक्ट्री कौन कहां लगा, सारा कुछ
पढ़ के आइएगा, भारत पर प्रभाव इसका, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, आगे आगे सुनिए। पॉलिटी में, पॉलिटी के लिए सुनिएगा, पॉलिटी, पॉलिटी में आपको संवैधानिक विकास पढ़ना है, संवैधानिक विकास पढ़ना है। मत परेशान होया करिए जी, एक बार कोशिश तो करिए ना, ठीक है ना, कोशिश करेंगे तभी तो। संवैधानिक विकास पढ़ के आइएगा आप लोग। 1800 कहां तक हुआ था? 53, 1858, 1858, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1858 से लेकर, और नहीं ज्यादा हो जाएगा, 1858 से लेकर 1909 तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे, आगे सुनिएगा। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको? ज्योग्राफी भैया मेहनत करिए ना, मेहनत करिए यार, पटना में कई दिन बिताएंगे आप लोग, ठीक है ना। भारत और इसके पड़ोसी देश पढ़ के आइएगा, भारत और पड़ोसी देश पढ़ के आना है, भारत और पड़ोसी देश। और आगे विविध वाले पे चले आइएगा, विविध, विविध वाले हिस्से पे आइएगा। इसमें भारत के लोक नृत्य, भारत के लोक नृत्य आप लोग पढ़ के आओगे, भारत के लोक नृत्य। थोड़ा मेहनत करना होगा जी मेरी क्लास में, ठीक है ना। अगर जॉब शॉर्ट में लेनी है तो यही तरीका है, अन्यथा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गर्ल्स को जाने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग उठिएगा, ठीक है ना। एक बार गर्ल्स को जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा।